मेरे प्यारे मित्रों, सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल रोजगार विद महिंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं हिंदी व्याकरण के भाग 2 को बताने जा रहा हूं, जिसमें कल की क्लास में हमने बताया था कि स्वरों को 3 आधारों पर बांटा गया है। नंबर 1 उच्चारण काल या श्वास या मात्रा के आधार पर, दूसरा जिह्वा के आधार पर बताया था, तीसरा स्वतंत्रियों या मुखद्वार के आधार पर। तो पहले टॉपिक को पढ़ना है उच्चारण काल श्वास या मात्रा के आधार पर। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं कि पहला जो है उच्चारण काल या श्वास या मात्रा के आधार पर जो बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में मित्रों? 3 भागों में। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को हम दूसरा नाम देते हैं लघु स्वर, या उसी को हम कहते हैं मूल स्वर, या उसी को हम कहते हैं एक मात्रिक स्वर, जिसकी संख्या होती है 4। तो ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, जिसकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन? अ, ई, उ, री, जिसको हम छोटा, छोटी, छोटा उ, री कहते हैं। दूसरा आपका है दीर्घ स्वर, या इसी को हम दूसरे नाम से गुरु स्वर भी कहते हैं, या इसी को हम सांध स्वर के नाम से भी जानते हैं, या द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर इसी को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है वो 7 होती है। कितनी होती है भैया? 7 होती है। कौन कौन? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ, ये 7 होते हैं। तो बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ को हम सवर्ण या सजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। तो बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ को क्या कहते हैं? सवर्ण या सजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बड़ा का निर्माण होता है या बड़ी का निर्माण, बड़ाऊ का निर्माण जो होता है वो संध के अकह सवर्णे दीर्घा सूत्र से छोटा छोटा बड़ा बनता है, छोटी छोटी बड़ी बनती है, छोटा बड़ा बनता है। इसलिए इनका निर्माण जो है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ का निर्माण समान वर्णों से हुआ है, इसीलिए इसे सवर्ण या सजातीय यानी समान जात के वर्णों से हुआ है, इसे सजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आइए इन चारों वर्णों पर ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ को हम विजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। विजातीय का मतलब होता है बी माने बिना, जाति माने जात। जिन वर्णों का निर्माण बिना जात के वर्णों से अर्थात समान जात के वर्णों से ना हुआ हो तो उसे हम क्या कहेंगे? विजातीय। अब ए का निर्माण आ और ई से होता है, आई का निर्माण आ और ए से होता है, ओ का निर्माण आ और उ से होता है, औ का निर्माण आ और ओ से होता है। तो इन चारों वर्णों का निर्माण अलग अलग वर्णों से हुआ है, इसीलिए इसे हम विजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। अब रही बात ये 2 प्रकार जो है, 2 आपने पढ़ा या 2 के बारे में आपने जाना, तो वो वनडे एग्जाम के लिए यूपी पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, इन सब के लिए केवल अगर पूछा जाए कि स्वरों को उच्चारण काल के आधार पर या श्वास के आधार पर या मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 वनडे एग्जाम के लिए। लेकिन अगर टेट और सुपर टेट के बच्चों के लिए देखा जाएगा तो उनको जब पूछा जाएगी उच्चारण काल या श्वास या मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया तो 3 बताना है। तो तीसरा कौन है? प्लुत स्वर, या इसी को हम त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं, या इसी को हम महास्वर कहते हैं। इनकी संख्या हिंदी में 1 होती है। तो त्रैमात्रिक या प्लुत स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है? 1 होती है, जिसे हम अवग्रह कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी के यस के रूप में संकेत करते हैं। अंग्रेजी के यस के रूप में संकेत करते हैं और ये छोटा आ के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? छोटा आ के लिए।
जैसे लोको अयम या प्रथमो अध्याय, तो लोको अयम में आ का प्रयोग प्लस स्वर के रूप में किया गया है, जो अंग्रेजी के यस की तरह प्रयोग हुआ है, और इसी को हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो मित्रों, आप तीनों जान गए कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, इन तीनों के बारे में आपने पढ़ा। अब अगली हेडिंग आपको पढ़ना है जिह्वा के आधार पर। तो जिह्वा के आधार पर आइए मित्रों, दूसरा भाग जिह्वा के आधार पर या जीभ के आधार पर जो बांटा गया है वो 3 भागों में। जिह्वा या जीभ के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब इसकी बात करते हैं कि खुद कह रहा है, शब्द ही खुद कह रहा है कि जीभ के आधार पर, अर्थात इसका मतलब है जो जीभ के आगे भाग से निकले उसे अग्र स्वर, जो बीच से निकले उसे मध्य स्वर, जो पीछे से निकले उसे पश्च स्वर कहते हैं। तो आइए जीभ के आधार पर देखना है विशेषता। तो अग्र स्वर में जो आता है ई, री, ए, आई। कौन कौन आता है? ई, री, ए, आई। यानी छोटी, बड़ी, री, ए, आई, ये किसमें आता है? अग्र स्वर में। मध्य स्वर में मित्रों केवल एक आता है, जिसे ह्रस्व आ कहते हैं या छोटा आ कहते हैं। इसका उच्चारण जब आप करेंगे तो जीभ के आधार से ओ, न पीछे से न आगे से निकलेगा, और इसीलिए ये बीच से निकलता है, इसीलिए इसको मध्य स्वर कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं केंद्रीय स्वर कहते हैं। इसी को आधुनिक स्वर भी कहते हैं, इसी को सहीद स्वर भी कहते हैं, इसी को सहायक स्वर भी कहते हैं। अब सहायक स्वर का मतलब ये इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी व्यंजन में सहायता करता है। अब केंद्र से निकलता है, बीच से निकलता है, इसलिए केंद्रीय स्वर। आधुनिक स्वर का मतलब जब से उत्पन्न हुआ और अंतिम तक, अब जब तक वर्ण रहेगा, वर्णमाला रहेगा, तब तक ये आधुनिक तक जाएगा, इसलिए इसको आधुनिक स्वर भी कहते हैं। और सहीद स्वर ये सबके लिए, सबके साथ अपने को सहीद कर लेता है, इसीलिए इसको सहीद स्वर कहते हैं। अब आइए पश्च स्वर पर। पश्च का मतलब जो जीभ के पीछे भाग से निकले, पीछे से निकले। बोल के देखिए, उच्चारण करके देखिए। ओ, उ, ओ, औ। उच्चारण करिए। आ, उ, ओ, औ। इसका मतलब कौन कौन है? बड़ा, छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ। अब इसी के बाद अगला भाग तीसरा स्वरतंत्रियों या मुखद्वार के आधार पर पढ़ना है मित्रों। हाँ ये मित्रों, अब तीसरा भाग, तीसरा पार्ट स्वरतंत्रियों या मुखद्वार के आधार पर। तो स्वरतंत्रियों या मुखद्वार के आधार पर जो बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। स्वरतंत्रियों या मुखद्वार, ये खुद कह रहा है कि स्वरतंत्रियों या मुखद्वार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4। अब कौन कौन है? समृत, अर्ध समृत, समृत, अर्ध समृत, विवृत, अर्ध विवृत। समृत, अर्ध समृत, विवृत, अर्ध विवृत। तो समृत में कौन कौन आता है? बोल के देखिए, देखिए क्या कह रहा है। ये खुद कह रहा है मुख द्वार, इसका मतलब मुख का द्वार जैसे खुलेगा उसी प्रकार से इसका उच्चारण होगा। जैसे मुख का द्वार खुलेगा वैसे उच्चारण इसका होगा। तो समवृत्त, सम माने समान, वृत्त माने आकार, यानी जिन वर्णों का, अन्य वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों यानी समान वर्ण, समान आकार बने, अगर होठ का द्वार, मुख का द्वार समान आकार बनाए तो उसी को हम समवृत्त कहते हैं। वंस अगेन, फिर से, कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख का द्वार समान बने तो उसे समवृत्त कहते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है?
ई री, ऊ ऊ, उच्चारण करके देखिए, ई री, ऊ ऊ, यानी छोटी बड़ी री, ऊ यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ। ये तीनों एक समान आकार बनाएंगे और ये दोनों एक समान होठ का द्वार बनेगा। अब आता है अर्ध समृद्ध। अर्ध माने आधा और समृद्ध माने समान आकार, यानी आधा समान आकार, न ज्यादा उठा हो न ज्यादा चिपका हुआ। तो इसलिए इसका उच्चारण कहाँ से, अर्ध समृद्ध में कौन कौन आएंगे, ए ओ, ए ओ, ए ओ, ऐसे प्रैक्टिस करिए तो देखिए आएगा। अब बात करते हैं विवृत। विवृत का मतलब होता है कि खुला हुआ। विवृत का मतलब क्या होता है भैया, खुला हुआ। तो जिसका उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय होंठ मुख का द्वार ज्यादा खुला हुआ हो या खुला हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, विवृत। अ अ अ, ऐसे बोल के देखिए। और अ जो लगा है इसे हम आगत स्वर या विदेशी स्वर कहते हैं। तो ये अपने यहाँ का वर्ण नहीं है, ये विदेश से आया हुआ है, इसीलिए इसे हम आगत स्वर या विदेशी स्वर कहते हैं। अब प्रश्न अगला है भैया अर्ध विवृत। अर्ध विवृत, अर्ध माने आधा, विवृत माने आधा खुला हुआ। तो इसका छोटा भाई कौन है, बड़ा का छोटा भाई कौन होगा, छोटा अर्थात ह्रस्व। तो ऐसे बोलो, इसमें बोल रहे थे अ, इसमें क्या बोलोगे अ, उसका आधा हुआ। इसमें अ ज्यादा खुला हुआ था, आई औ, आई औ, आई औ, ऐसे बोल के देखिए तो ये आएगा। तो अर्ध विपरीत में कौन कौन आता है, छोटा, आई औ, ये तीनों आते हैं। तो आपको इतना पता हो गया कि स्वर तंत्रियों या मुखद्वार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, चार। समृद्ध, असमृद्ध, विवृत, अर्धविपरीत। समृद्ध में कौन आता है, छोटी बड़ी री, छोटा ऊ बड़ा ऊ। और असमृद्ध में कौन आता है, ए और ओ। विपरीत में कौन आता है, बड़ा आगत स्वर या विदेशी स्वर। और अर्ध विपरीत में कौन आता है, ओ आई औ, यानी छोटा आई औ। ये हो गए भैया, स्वरों को तीन आधारों पर बांटा गया था, तीनों हमने बता दिया। और इसके आगे अब अगले क्लास में आपको मिलेगा। धन्यवाद।